हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लाइफ प्रोसेस के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और आज हम करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। और ये भी आपके लिए बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको 100 मार्क्स स्कोर करने में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टमक, या व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में HCl क्या होता है? लोग डर जाते हैं उसके नाम सुनकर। HCl हमारी बॉडी के अंदर, ओ हो, ऐसा नहीं होता। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी, जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, उसके क्या दो दो फंक्शंस आपको बताने। 2 मार्क का है तो आपको 2 फंक्शंस उसके बताने पड़ेंगे। जैसे पहला फंक्शन है इसका, ये क्या करता है जैसे ही फूड हमारे अंदर एंटर हुआ, फूड जैसे ही हमारे अंदर एंटर हुआ, अब फूड अकेला नहीं आता है, उसके साथ क्या आते हैं? जर्म्स। तो वो उन जर्म्स को किल करने के काम आता है। So HCl kills the germs that comes along the food। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन इसका डिस्कस करते हैं। जो कि HCl है वो फूड को मॉइस्चन कर देता है। मॉइस्चन मतलब गीला कर देता है, और गीले होने की वजह से ही जो भी आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है, और भी एंजाइम्स हमारी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो पेप्सिन है जो स्पेसिफिकली प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू HCl। तो ये आपके 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला, जो HCl है वो जर्म्स को किल करता है, दैट कम्स अलोंग विद द फूड। एंड सेकेंड, जो HCl है वो फूड को मॉइस्चन करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, ताकि वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट हो जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा।
2 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर इंटेस्टाइनल जूसेस एंड नेम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूसेस। देखिए, अब इंटेस्टाइन हमारे दो तरीके की हैं। कौन कौन सी हैं? स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, वो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? पहला ड्यूडेनियम, जाजेन्युम एंड थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम, जाजेनम, जाज्यूनम एंड इलियम, ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, जो भी फूड हमारा स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, स्टमक से वो नेक्स्ट किस पार्ट पे जाएगा? ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है इलियम, जब फूड वहां पे पास करता है, तो वहां पे जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, उनके अंदर भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करते हैं। तो वो जो इलियम का जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम का जो पार्ट है, उसके अंदर जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जो वो जूसेस सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। The food passes into ileum. Ileum is the part of a small intestine which has that contains intestinal glands. These secrete juices that are intestinal juices. अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, कौन कौन से एंजाइम्स या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है इसमें। तो आपके देखिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। फर्स्ट इरेप्सिन एंड पेप्टिडेसिस, आपके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कहाँ जाना है दीदी? नहीं, ऑफ नहीं है बेटा। टैब लेना, आप चले जाओ, टैब ले लो। हाँ, जाओ ले लो, कोई बात नहीं, इधर से मत जाओ, शोर हो। हम्म,
चलिए थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राइट द ओवरऑल रिएक्शन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट एंड मसल सेल। देखिए बोर्ड में आने वाला एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जो ईस्ट सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टू स्टेप्स आर सेम इन बोथ मसल्स एंड ईस्ट। डिफरेंस कहाँ आता है? एंड प्रोडक्ट में जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट इन मसल सेल्स एक ही डिफरेंस रहता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, मसल्स क्रैम्प। तो जिसे हम बोलते हैं कि हाँ नस के ऊपर नस चढ़ गई, ऐसा बोला जाता है, तो वो क्या है? हमारे मसल्स क्रैम्प। सबसे पहले ईस्ट सेल की बात करें तो जो ग्लूकोज है जिसे हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म में प्यूरेट के में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। देन ईस्ट यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी ईस्ट सेल्स में वो इथाइल अल्कोहल CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या हो गए? इथाइल अल्कोहल CO2 एंड एनर्जी। बट इन मसल थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल break down into 3 carbon molecule, and in muscles it's converted into lactic acid and plus energy। और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से ही हमें मसल क्रैम्प्स महसूस किए जाते हैं हमारी बॉडी पे, जिसे हम नस पे नस चढ़ना बोलते हैं। वो एक्चुअली में क्या है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपकी लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स भी डिस्कस किया गया है, लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल्स भी डिस्कस किया गया है।
हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फोटोसिंथेसिस हम क्या होता है फोटोसिंथेसिस? It is a phenomena in which plants consume sunlight, water, CO2 and convert it into food, convert it into starch with the release of oxygen. ठीक है, तो ये जो भी फिनोमेना है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो गुणों की बात कर रहे हैं हम जो फोटोसिंथेसिस पे असर करते हैं। पहला है लाइट, लाइट यानी कि सनलाइट। सबसे पहले फैक्टर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि सन जो प्लांट्स हैं उनको एनर्जी का जो उनका सोर्स है वो क्या है, आपका सन है। अब सन की एनर्जी बहुत तेज हो गई तो क्या होगा, बहुत कम हो गई तो क्या होगा, या फिर नॉर्मल है, मीडियम है तो क्या होगा। तो तीनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा में तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करेगी ही, वो बढ़ेगी या कम होगी आप लोगों के हिसाब से? बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। समझे आप? अगर लाइट बहुत ज्यादा हो गई तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम बात करें कि कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, तो भी वो क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि एक रेंज होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस बहुत सही से वर्क करता है। तो इसी को हम लिखेंगे जरा। तो अब आप कहेंगे आपने तो लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ लाइट, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ सम कुछ समय अनुसार। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गई तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, नहीं। जैसे बहुत गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए, 45 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं बल्कि वो कम होगा। सेकेंड फैक्टर की हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आपको पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस पे, इसमें भी वही चलेगा कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो टॉक्सिक बन जाएगा प्लांट्स के लिए, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ एक्सटेंट तक ये बढ़ रहा है तो CO2 विल ऑल्सो फोटोसिंथेसिस, CO2 के बढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस increases
फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन वही कि CO2 की एक लिमिट तक, अदरवाइज इट विल बी टॉक्सिक टू प्लांट्स। वो प्लांट्स जो हैं आपके वो नहीं कर पाएंगे आपकी फोटोसिंथेसिस। थर्ड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। बात करें हम टेम्परेचर की, सेम सेम चलेगा कि अगर वो अब 45 डिग्री हुआ तो क्या होगा, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपकी वो आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, वो इंक्रीज नहीं करेगी। ऐसे ही अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, वो आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव, मतलब एक ऑप्टिमल रेंज है 20 से लेके आपकी 40 तक, 20 से 40 फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, बट आफ्टर दैट it will start decreasing. अब इसका लास्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, जो कि है पानी। वो बिना पानी के जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो जित अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। सेम रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वाटर ब्लॉगिंग हो जाएगी, जिससे कि वो काम नहीं कर पाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब आपके साथ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
वाई डू वी फील मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा जिम में चले जाएं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लें, तो हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप, पहली बात, आप रोज जिम नहीं जा रहे हैं। आप हफ्ते में छोड़ छोड़ के जिम जाएंगे, एक दिन के बाद जा रहे हैं, या पहले दिन आप, फर्स्ट डे आपका जिम पे, और आपने इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो भी आपको पेन होगा, क्योंकि आपने क्या करा, ऑक्सीजन, हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा रखा रखा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपके जो है वो क्रैम्प्स स्टार्टअप हो गए। ठीक है, यानी कि आपका, आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। तो दैट इज वाई जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करते समय आपको मसल क्रैम्प हुए। जैसा मसल सेल्स में क्या होता है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म हुआ, यानी कि हमारी जो रिएक्शंस हुई, तो उस टाइम पे जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको टाइम ही नहीं दिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने। दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये वाली वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।